वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का एक नया चैप्टर नंबर 8 जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स नहीं बल्कि बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल की इसमें एप्लीकेशन आएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रल का यूज़, इंटीग्रल का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हम डेफिनेट इंटीग्रल का ही यूज़ करेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल को जब मैंने आपको करवाया था तो उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि a टू b fx dx का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है और ये भाई अपना कोई कर्व है fx, ओके, और ये x एक्सिस पर कोई दो पॉइंट्स हैं a एंड b, तो ये जो कंप्लीट इंटीग्रल है ये हमें क्या शो करता है कि x इज इक्वल टू a लाइन, ये a है भाई, और x इज इक्वल टू b लाइन, और इस कर्व की ये इतनी लिमिट a और b के बीच में और x एक्सिस के बीच में कवर होने वाला ये कंप्लीट एरिया इस डेफिनेट इंटीग्रल को से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ पर हमें ये क्लियर हो रहा है कि हम इंटीग्रल को एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट देखिए एरिया तो हम अपनी प्रीवियस क्लासेज में जब पढ़ते थे तो हमने बड़े फॉर्मूले जो हैं ट्राइंगल है भाई 1/2 बेस इनटू हाइट हमने सीखा था कि डायरेक्ट या हीरोन्स फार्मूला भी, और हम अगर मैट्रिसेस कर चुके हैं तो मैट्रिसेस से भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी डिफरेंट मेथड से हम निकाल चुके हैं ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल 3 साइड्स के बाद अगर हम 4 साइड्स पर आ जाएं तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और भाई आपका ट्रेपीजियम, रोम्बस, इन सब के एरिया भी हम निकालने सीख चुके हैं। हम सर्कल का एरिया भी निकालना सीख चुके हैं। तो बच क्या गया भाई फिर हमारे पास एल बी। पहले मैं इसका एरिया बता दूं, एल बी होता है। बच क्या गया? बहुत सारी प्लेन फिगर ऐसी हैं जो इन शेप्स से डिफरेंट होती हैं। अब आप इसी शेप को ले लीजिए ना, अगर आप इस शेप को लेते हैं तो ये ना तो सर्कल ही बनेगा एग्जैक्ट, क्लियर, ना तो ये सर्कल बनेगा, ना ये ट्राइंगल बनेगा, ना ये रेक्टेंगल बन रहा है। और इसके अलावा हमने +1 में पढ़ा था भाई पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये ऐसी फिगर हैं जिनका एरिया हमने वहाँ नहीं पढ़ा था। तो डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करके इस तरह के डिफरेंट प्लेन फिगर्स का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, वहाँ ये डेफिनेट इंटीग्रल हमारी हेल्प करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा आपको आइडिया दूंगी, समझाऊंगी कि हम उस इंटीग्रल तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं, एरिया को ही। सपोज कर लीजिए कि ये x एक्सिस है भाई, ये फिर से अपना कर्व है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, और ये एरिया भाई हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज fx। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रल तक कैसे पहुँचे या इंटीग्रल हमें कैसे हेल्प कर पा रहा है एरिया निकालने में, तो हम क्या करते हैं कि अपने इस एरिया को बहुत छोटी छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स में, रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बहुत छोटी, बहुत बड़ी नहीं। बड़ी क्यों नहीं? क्योंकि बड़े अगर हम इसको पार्ट्स करेंगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं भाई। ये कर्व है, सिंपल सी भाषा में समझो कि ये कर्व है, इसमें मोड़ ज़्यादा है। अब ये भाई आपका x एक्सिस है और यहाँ मैंने एक लाइन ले ली और यहाँ मैंने दूसरी लाइन ले ली, तो रेक्टेंगल तो यहीं ख़त्म हो गया। अब इतना एरिया तो निकल गया। व्हाट अबाउट दिस वन? ये ट्रायंगल भी नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये हल्का सा मोड़ पाएगा ये आपको, तो ये ट्रायंगल भी नहीं है कि भाई आप कह दो कि भाई रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि इसके इतने स्मॉल पार्ट्स, इतने स्मॉल पार्ट्स कर रहे हैं कि एवरी पार्ट इज अ रेक्टेंगल, एवरी पार्ट इज अ रेक्टेंगल। और देखिए जब हम 9th क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 या 2 में आ जाता है कि हम रैशनल नंबर को एनहांस कर करके 2 और 3 के बीच में हम 3.779 को मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो हम 3 और 4 लेते हैं, फिर उनके 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से और बड़ा करके पार्ट्स करते हैं, फिर 10 पार्ट्स करते हैं। तो इन द सेम वे
हम इस छोटे से कर्व को, जो ये इतना सा है, ये वाला पार्ट जो इतना सा है, इसको मैं एनलार्ज कर लेती हूँ भाई माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से यही मुझे इतना दिखेगा, और बल्कि इतना, इसमें इतना वो नहीं होगा कर्व ज़्यादा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा। अब मैं एक स्ट्राइप यहाँ लूँ, ये देखिए, और एक इसके बिल्कुल पास में ले लूँ, तो ये जो है दिस इज एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो इन बिटवीन हमने यहाँ एक रेक्टेंगुलर स्ट्राइप, मान लो अगर हम यहाँ ले लेते हैं एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर स्ट्राइप, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया भाई, समझे। हमने ये कंप्लीट एरिया निकालना है, उस कंप्लीट एरिया में से हमने ये एक रेक्टेंगल ले लिया। ओके, ये अपना कर्व है जिसको हम जनरली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये सारी बातें जो कर्व की जो पॉइंट है वो हम 9th क्लास में सीख चुके होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मान लो इस पॉइंट को मैं 3 कह रही हूँ, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, तो ये पॉइंट अपना इन पर्टिकुलर क्या है भाई, x, y, या आप इसको x डैश y डैश ले लीजिए। अगर ये पॉइंट x डैश है तो x डैश है, तो ये y डैश है ये पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है अपनी, ये तो y को रिप्रेजेंट करेगी, y के पैरेलल है। तो ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ये तो इस कर्व का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने वाला y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y हो जाएगा ये तो। और ये जो विड्थ है, अब ये विड्थ हम बहुत 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 ज़्यादा छोटी ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे नंबर को हम डेल्टा x या dx से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ ये डेल्टा x और dx का सिंबल अपना आ जाता है। तो ये जो इसकी विड्थ है, इसे मैं कह दूं कि ये क्या है, dx है। dx मीन्स अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी वेरी, h भी कह देते हैं हम, इस विड्थ को हम h भी कह सकते हैं, बट हम यहाँ इंटीग्रल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमने इसको dx ले लिया। अब आप ये देखिए कि ये जो स्ट्राइप है छोटी सी, ये अभी आपको बहुत बड़ी दिख रही है, इन पर्टिकुलर हम वेरी 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 स्मॉल रेक्टेंगुलर पार्ट्स इस एरिया के कर रहे हैं। तो हर एरिया की लेंथ y है और उसकी जो ब्रेड्थ है वो dx है। तो इस एक पार्ट का जो एरिया है, इस एक पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी y इंटू dx, और ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कहलाएगी। और ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्री स्ट्रिप्स इसमें बनेंगी, और उन सभी के एरिया को जब हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो हमारा ये इंटेग्रल बन जाता है। क्योंकि हमने डेफिनेट इंटेग्रल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, इंटेग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। वो सम किसका था, यही सम था कि इसकी विड्थ और हाइट, और h टेंड्स टू 0 हम वहाँ ले रहे थे। क्यों ले रहे थे कि जैसे जैसे ये h मीन्स ये जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है, जितनी छोटी ये होती चली जाएगी उतने ज़्यादा पार्ट्स होते चले जाएंगे। क्लियर। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, यानी नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ जाएंगे, h टेंड्स टू 0, जितना छोटा आप पार्ट करोगे किसी चीज़ का उसके उतने ज़्यादा टुकड़े होते चले जाएंगे। ये सब मैं आपको इंटीग्रल के लेक्चर्स में क्लियर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इन सभी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो वो एडिशन ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। और कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। हम ऐसे चल रहे हैं x के साथ, तो हमने a से चलना शुरू किया और हम ऐसे ये इसके रेक्टेंगुलर पार्ट्स बनाते बनाते कहाँ तक चले गए, b तक चले गए। तो a से b तक y dx ये इस कंप्लीट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके एरिया ऑफ ए कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ 2-3 तरीके हैं, मैं आपको अब बताऊंगी कि कैसे हम एरिया ऑफ कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। कि केस नंबर 1, अगर आपका कर्व पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इन द सेम केस, तो ये अपना कर्व बन गया। ये मैंने स्ट्राइप्स बना दी, a से b हमारी लिमिट है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, तो एरिया ऑफ एफ एक्स क्या बन जाएगा, a to b y dx।
अब यहाँ ये y क्या है, y इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व की इक्वेशन में से, समझे हम मेरी बात को ध्यान से, कर्व की इक्वेशन में से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वो पूरी वैल्यू x में आ जाएगी। मान लीजिए एक सर्कल ले लीजिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट। तो हम यहाँ से ये हमारी y की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी हमें लिमिट गिवन होगी बिटवीन दोज लिमिट्स हम वो एरिया फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे हम लिमिट्स छाटेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे, कैसे y लेंगे। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये हमारा कर्व है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, a से b तक हमारी लिमिट जा रही है, तो ये एरिया, इसको हम एरिया अंडर द कर्व भी कह सकते हैं कि इस कर्व के नीचे का एरिया और x एक्सिस से ऊपर का एरिया a से b के बीच में ऐसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। लेकिन अगर यही कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन ये कुछ ऐसे भी तो बन सकता है भाई कर्व आपका। एक मिनट, मैं लिमिट ये आगे क्रॉस कर गई, तो ये थोड़ा यहाँ ऐसे ले लेते हैं कि भाई ये कर्व आपका ऐसे भी तो बन सकता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो इसकी भी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप में होगी। लेकिन अब जब आप इस कर्व को स्ट्राइप्स में बांटोगे, ध्यान देंगे मेरी बात पर, भाई ये ए पॉइंट है, y पे है ये ए पॉइंट, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। जिन बच्चों को ये लॉजिक समझ आ जाएगा वो ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। y पर है ये a और ये है भाई अपना b। अब मैं जो स्ट्राइप बनाने जा रही हूँ वो ऐसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी, तो जो चेंज आ रहा है स्ट्राइप की लेंथ में, जो चेंज आ रहा है वो तो y में चेंज आ रहा है ना भाई। ऐसे तो आप स्ट्राइप बनाओगे तो रेक्टेंगल कहीं भी नहीं बनेगा ना। ये स्ट्राइप आप बना लो, ये स्ट्राइप आपने बनाई तो यहाँ भी कर्व और यहाँ भी कर्व, दोनों तरफ कर्व आ गया, तो एग्जैक्ट रेक्टेंगल तो बिल्कुल नहीं बनेगा। एटलीस्ट यहाँ तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, इसीलिए हमने इस टाइप में वर्टिकल स्ट्राइप्स ली थी। तो अब हम यहाँ बेटा वर्टिकल स्ट्राइप्स नहीं लेंगे, हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लेंगे। इस तरह से हम चलेंगे, और बहुत स्मॉल स्मॉल, मैं बार बार इस स्मॉल वर्ड को यूज कर रही हूँ। तो ये तीन तरफ से तो एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर, और यहाँ हम बहुत छोटा टुकड़ा लेंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा। और हर रेक्टेंगल के एरिया को जब हम जोड़ेंगे तो इस कर्व का कंप्लीट का एरिया आ जाएगा। बट अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इन जो हम ये रेक्टेंगुलर पार्ट्स कर रहे हैं, इनकी लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। तो जो ये लेंथ है ये x के पैरेलल है, तो जब ये लेंथ x के पैरेलल है तो इसकी वैल्यू तो x में ही रहेगी, और जो विड्थ है वो y के साथ चल रही है, तो जो चेंज आ रहा है वो y में आ रहा है। तो इसका जो स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो क्या होगा, x इंटू डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का जब हम लिमिटिंग केस कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, x इंटू डी वाई, और y की लिमिट a से b तक जा रही है। तो इन दैट केस एरिया क्या हो जाएगा, a टू b x ऑफ डी वाई। दोनों में डिफरेंस समझे। अभी आपने अपने दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं लाना है कि मुझे एग्जाम में कैसे पता लगेगा मैंने ये क्वेश्चन कैसे करना है एक्सेट्रा। सब कुछ ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे कि हमने एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व है, तो जरूरी नहीं है कि कर्व इसी तरह हो कि एक्स से जाके एरिया मिले। कर्व ऐसे भी, दो ही तो लाइन है भाई, यहाँ एक्स और वाई है। हम ओपन कर्व की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक ऐसा कर्व की बात कर रहे हैं जो जिसका एरिया हमने दो लिमिट्स और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच में निकालना है। तो वो कर्व या तो यहाँ पे आके एंड हो रहा है या इधर आके एंड हो रहा है। अगर इधर आके एंड हो रहा है तो ए टू बी वाई डी एक्स, और अगर इस तरफ है वाई की तरफ जा रहा है तो ए टू बी एक्स डी वाई आ जाएगा। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी मैं भी आपको पहले बता ही देती हूँ, बल्कि इसी को कराती हूँ मैं, पहले एक एग्जाम्पल ही लेती हूँ मैं। फिर हम कर्व के भी एक दो पार्ट्स और हैं, नेगेटिव है। कुछ कर्व ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे, नीचे बनेंगे, कुछ कर्व ऐसे होंगे जो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। तो उन पॉइंट्स को भी भाई डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन सब का मिक्स पार्ट आपके आ रहे हैं।
तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हमने क्या देखा कि y dx करके या x dy करके हम इंटीग्रेट करते हैं एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर कर्व। अगर हमारा कर्व x एक्सिस के नीचे आ जाता है, ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जो एग्जांपल आपको मिलेंगे वो सब मिक्स मिलेंगे आपको। ये आपका कर्व आ रहा है नीचे, लिमिट वही है भाई, ये a पॉइंट है और ये अपना b पॉइंट है, कर्व वही है आपका y = fx, वही आपकी स्ट्रिप्स बनती चली जा रही हैं। क्लियर, स्ट्रिप्स भी वही बनती चली जा रही हैं इधर से इधर। तो आपकी जो इंटीग्रेशन बन जाएगी वो आपकी क्या बन जाएगी, a to b। लेकिन यहाँ पर अब आप ये ध्यान देंगे कि बिल्कुल उसी तरह से a to b y dx या fx dx आपका बनेगा, लेकिन यहाँ आप मॉडुलस क्वांटिटी लेंगे क्योंकि नीचे जो आपका एरिया आएगा उसमें जो ये y की वैल्यूज़ होंगी, ध्यान देंगे, जो ये स्ट्राइप्स आ रही हैं, जो ये लेंथ्स आ रही हैं y की, वो नीचे जो y है अपना नेगेटिव होता है, तो ये सब वैल्यूज़ क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो नेगेटिव आएंगी तो y के आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, जबकि हमारा जो एरिया है वो क्या होता है, माइनस में कभी भी नहीं होता। एरिया है, लेंथ है, ये चीज़ें हम कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ से माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस ऑफ दिस कंप्लीट एरिया। तो तरीका वही है, लेकिन अगर आपका कर्व नेगेटिव है, नीचे एक्स एक्सिस से बिलो आ रहा है, तो आपने मॉडुलस लगा देना है, अदरवाइज आपने डायरेक्ट निकाल देना है। क्लियर, ये बात भाई, ये लेंथ आपको समझ आई ना। अब मान लो ये 5 है तो ये 5 नहीं है, -5 है लेंथ, तो फिलहाल तो ये -5 है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। और अगर हमारा कर्व नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ रहा है, आधा कर्व हमारा ऊपर है और आधा कर्व हमारा नीचे है, कुछ इस तरह से हमारा कर्व बन रहा है। ये देखिए, दिस इज पॉइंट, सारा ही मान लो हमने लेना है A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा इंटीग्रेशन A to B y dx, ये हमारा अपर एरिया हो जाएगा, और इंटीग्रेशन B to C y dx का मॉडुलस, ये नीचे वाला एरिया हो जाएगा। आप दोनों को सेपरेट कैलकुलेट कीजिए और उन्हें ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट दिस कंबाइंड एरिया। तो ये एक रफ सी थ्योरी थी आपकी, इसका अच्छे से क्लियर जो होगा आपको वो एग्जाम्पल से होगा। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल अच्छे से कराने की कोशिश करती हूँ कि भाई देखिए आपको कोई डाउट रह जाए तो देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन करने से पहले एक तो आपको कोनिक सेक्शन जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब आपको जितने भी क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में आपको ना तो कोई लिमिट दे रखी होगी, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां आपको कर्व की इक्वेशन तक भी इवन नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको कह दिया जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स हुज फोकस लाई ऑन एक्स एक्सिस। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? एक एलिप्स का एरिया निकालिए जिसका फोकस एक्स एक्सिस पर है। अब आपको एलिप्स की इक्वेशन नहीं पता, अब आपको लिमिट्स नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया? तो यहाँ पर आपको कोनिक सेक्शन ऑफ 11th क्लास, जिन बच्चों का कमज़ोर है या जिन बच्चों को अभी याद नहीं है तो वो पहले उनको अच्छे से इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्सेट्रा, और ट्राइंगल वगैरह, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ट्राइंगल बनाना आ जाता है। तो इस तरह की ये सब चीज़ें आप देख लें। मीनवाइल वी डू वन एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया, हैव ए लुक। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया। ध्यान देंगे, एनक्लोज्ड माने उसी के अंदर बंद हो रहा है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मुझे हिंदी में इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे हरियाणा बोर्ड से हैं तो उन्हें कई बार स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती है। तो फाइंड द एरिया, एरिया निकालें, एनक्लोज्ड
उसी के अंदर बंद हो रहा है। बाय दिस सर्कल, यानी इस सर्कल के अंदर बंद होने वाला एरिया निकालें। भाई सर्कल का एरिया वैसे सबको पता होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर हमें इसका रेडियस पता है तो हम निकाल सकते हैं। बट नो, यू आर डीलिंग विद इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इक्वेशन। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस स्मॉल a है। तो सबसे पहले आपने इसका एक रफ डायग्राम बनाना है, रफ इन द सेंस फ्री हैंड डायग्राम। आप पेन से, पेंसिल से, सफाई से, गंदा नहीं हो, उसमें क्लैरिटी हो। तो ये एक सर्कल अपना बनेगा जिसका सेंटर है ओरिजिन और जिसका रेडियस है ये लेंथ a। ठीक है, ये 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा भाई, गिवन कर्व इज या गिवन इक्वेशन, सर्कल कह रहा है वो, तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये अब आपको यहाँ मेंशन करना है, विच इज ए सर्कल विच इज अ सर्कल हैविंग, ध्यान देंगे, सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू a एंड रेडियस a। क्लियर? जब आपको सर्कल का रेडियस पता लग गया तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई अब यहाँ मैं वैसे करके दिखा रही हूँ आपको, पाई आर स्क्वायर, तो r की जगह a है तो पाई a स्क्वायर, ये तो आंसर आ गया। ऐसे नहीं करना है, हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको करना है। आपने ये कंप्लीट एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो कर्व है और जो एक्स एक्सिस पर आकर जो पार्ट्स हैं, जो एक्स तक इनका पार्ट आता है वो हम निकाल सकते हैं। ये तो बंद कर्व हो गया, ऐसा तो कुछ अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ। थोड़ा सा आप सबसे पहले तो इस कर्व को ध्यान से देखें कि सर्कल इज अ सिमेट्रिकल फिगर, और ये जो सेंटर ओरिजिन पे आ रहा है तो ये चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है। क्लियर? चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर हो रहा है उतना ही सेकंड में हो रहा है, उतना ही थर्ड में हो रहा है और उतना ही एरिया फोर्थ में हो रहा है। तो अगर हम इन चारों को निकालने की बजाय एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। गॉट माई पॉइंट? और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अपना, उसमें जो एरिया आ रहा है उसको हम डार्क कर लेते हैं भाई, उसको हम डार्क कर लेते हैं कि भाई हम ये एरिया अगर हम फाइंड कर लें ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ सर्कल, अगर हम ये एरिया फाइंड कर लेते हैं और इसका 4 टाइम्स कर देते हैं तो हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। इसको देखने के लिए देखिए एक बार रफ डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ, ये कर्व है भाई, तो यहाँ ऐसे ही तो स्ट्राइप्स चलेंगी। तो ये तो हम सीख चुके हैं भाई, इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम सीख चुके हैं। अभी स्ट्राइप शुरू कहाँ से हो रही है भाई? यहाँ से, यानी 0 से, और ख़त्म कहाँ हो रही है? यहाँ पर a पर। तो लिमिट तो हो गई 0 से a। बुक में कोई लिमिट मेंशन नहीं है, कोई कर्व मेंशन नहीं है, ये सब आपने ढूंढना है। सबसे पहले हमने सर्कल का डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको हर इक्वेशन का आना चाहिए। डायग्राम बनाया, फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई ये पूरा एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या हम चारों को इंटीग्रेट करें? भाई ये तो हम देख ही चुके हैं कि इधर कर्व है या इधर कर्व है और इधर इधर वही सेम केस हो जाना है। तो क्या हम चारों निकालें? नो, सिमेट्री है, एक एरिया निकालिए, एक एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब उस एरिया पे मैंने फिर फोकस किया, आप वहाँ सेपरेट डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये मैंने फोकस किया, तो अब मैं ऐसे स्ट्राइप ले रही हूँ। मैं ऐसे क्यों ले रही हूँ? मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ। यस, मैं ऐसे भी ले सकती हूँ। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, विच वी कैन डू इन बोथ वेज। समझ रहे हैं? हम ऐसे भी ले सकते थे। उस केस में जो मेरी स्ट्राइप यहाँ से शुरू हो रही थी 0 से और कहाँ तक जा रही थी? b तक। तो मैं उसे 0 to b x dy से भी कर सकती हूँ और 0 to a y dx से भी, और दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं भी आपको करके भी दिखा दूंगी एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीकों से। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जो दोनों से हो रहा है। आपने कर्व ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करके आपने ये देखना है कि मेरी स्ट्राइप्स ऐसे डल रही हैं या ऐसे।
अगर दोनों तरीके से डल रही हैं तो आप फ्री हो किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करने के लिए। क्लियर? तो अब हम यहाँ इसको करने जा रहे हैं। तो ये सारा पहले हम लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं कर देना, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे कि बिकॉज सर्कल इज सिमेट्रिक, सर्कल इज सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट्स, ओके, सर्कल इज सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट्स। तो ये लाइन एज इट इज, एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल, सो एरिया एनक्लोज्ड बाय कंप्लीट सर्कल क्या हो जाएगा, 4 गुणा किसका, इस एरिया का। इस एरिया का कोई नाम तो लिखिए। तो ये हम ले लेते हैं ओ ए। देखिए अब आप ट्राइंगल रेक्टेंगल के नाम नहीं दे रहे हैं, आप एक अलग ही, वैसे तो ये क्वाड्रेंट वो हो जाता है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल हो जाता है, तो इसको बीच में एक नाम और दे दीजिए, बी सी ओ। ध्यान देंगे, ओ ए बी सी ओ, यानी यहाँ से शुरू हुए और यहीं वापस आ गए। तो 4 टाइम्स एरिया, इस एरिया का कोई नाम तो है नहीं ना, रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल तो है नहीं, तो ओ ए बी सी ओ, जहाँ से शुरू हुए वहीं ख़त्म हो गए। तो इस एरिया को 4 गुणा करेंगे तो ये इस एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब हमारा मेन फोकस है इस एरिया पर, केवल इस पर, 4 गुणा तो हम बाद में कर देंगे। तो अब हम लेते हैं एरिया ओ ए बी सी ओ, इस पे ध्यान देंगे। मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्टिकल स्ट्राइप्स लोगे तो वाई डी एक्स लेना है, हॉरिजॉन्टल लोग, भाई ये पॉइंट्स आप यहाँ नोट कर लेना। ये है A,0, ये भी A0, मैं B बता गई, वहाँ B नहीं है, मुझे एलिप्स ध्यान आ गया था, वहाँ भी लिमिट 0 to A ही है। तो ये पॉइंट है अपना 0 to A, तो ये भी A है और ये भी A है। तो जब आप यहाँ वर्टिकल स्ट्राइप्स लेंगे, अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, एंड फर्स्ट लिमिट और लास्ट लिमिट आप ऐसे जा रहे हो, तो आपकी हो जाएगी 0 to A वाई डी एक्स या एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, आप वाई डी एक्स या एक्स डी वाई लिखिए, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स। ठीक है, ये वाई कहाँ से आएगा, ये वाई आएगा सर्कल की इक्वेशन से, क्योंकि हम सर्कल के साथ डील कर रहे हैं। भी हमारा जो कर्व है वो सर्कल ही तो है, और ये सर्कल का ही तो पार्ट है, ये सर्कल का ही तो पार्ट है, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ से y निकालेंगे, तो इसको आप नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा, साइड में कर दीजिए, बल्कि यूजिंग 1 वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। और जब आप अंडर रूट लेंगे, हर बात बड़ी ध्यान से देखने की है, जब आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएंगी, तो y क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यानी y की वैल्यू प्लस की भी है और y की वैल्यू माइनस की भी है। बट एट प्रेजेंट हम केवल इस कर्व को फाइंड कर रहे हैं, तो ये तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसकी केवल क्या वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे बट कर्व लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, तो y की वैल्यू हम केवल पॉजिटिव लेंगे, तो y क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का अंडर रूट। तो यहाँ आप अब क्या करेंगे, बस अब इंटीग्रेशन का काम हमारा रह जाता है। 0 to A, y की जगह हमने रख दिया ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का अंडर रूट डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसमें लिमिट पुट कीजिए, इसका जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन x/2 कंप्लीट टर्म इट इज प्लस ए स्केयर बाय 2 प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स x/a बिटवीन द लिमिट्स 0 to a। क्लियर? तो थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, यहाँ साइड में मैं आपको कराती हूँ, या तो कि ये देखिए, अब हम यहाँ लिमिट पुट करने जा रहे हैं, तो ये एरिया अपना क्या बन जाएगा, अपर लिमिट a/2, ध्यान देंगे, और ए स्केयर माइनस ए स्केयर 0 बन जाएगा। 0, भाई यहाँ a रखेंगे ना, तो ए स्केयर में से ए स्केयर माइनस गया, 0 बन गया, खत्म। ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, और x की जगह a रखेंगे तो a/a,
तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, क्योंकि ए को ए से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये तो हो गई अपर लिमिट, और जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो x बाय 2 0 बाय 2 0, और भाई यहाँ साइन इनवर्स 0 भी अपना क्या होता है 0, तो ये मैंने डायरेक्ट यहीं पर 0 लिख दिया है, तो ये भी 0, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है भाई पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2, और ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय 4, एक पार्ट सर्कल का, ठीक है। सर्कल का एक क्वाड्रेंट जो है अपना क्या आ गया है पाई ए स्क्वायर बाय 4, ये एरिया आ गया है। अब इसी के अंदर जब हम पाई ए स्क्वायर बाय 4 को रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको अब मैं डायरेक्ट वहीं रख रही हूँ, आप नीचे लिखिएगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये आ गया पाई ए स्क्वायर। और हम यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। मैं एक बार इसकी क्विक समरी आपको फिर बताना चाहूँगी कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए आपको एक कर्व मिलेगा, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन दिस कर्व दैट कर्व, जो भी होगा तो सबसे पहले आपकी कंडीशन है कि रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। पढ़ ली स्टेटमेंट, अगर आपको उसमें लिमिट मेंशन है वेल एंड गुड, अदरवाइज 80, 85, 90% तक लिमिट होती नहीं है, आपको ही ढूंढनी होती है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि वो जो इक्वेशन अगर दे रखी है तो उस इक्वेशन की हेल्प से एक रफ स्केच बना लीजिए। रफ स्केच बना के अब दिमाग लगाइए कि मुझे निकालना क्या है। अब इसी सर्कल की बात करते हैं, तो मुझे ये कंप्लीट एरिया निकालना है। कंप्लीट का मतलब इंटीग्रेशन में क्या चारों निकलेंगे? नहीं, सिमेट्रिकल है, और बहुत से कर्व ज़्यादातर आपको सिमेट्रिकल मिलेंगे कि बहुत हाई फाई टिपिकल लेवल के क्वेश्चन आपकी क्लास में नहीं आएंगे। तो आपको केवल एक एरिया निकालना है और तीनों उसके इक्वल हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? उसके बाद आपका काम होगा कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वाई डी एक्स लगाना है या एक्स डी वाई। तो उसके लिए आप एक बार स्टार्टिंग से फिर देखिएगा कि अगर हमारा कर्व इस तरह से जा रहा है, वर्टिकल स्ट्राइप्स हम बना पा रहे हैं तो वाई डी एक्स, अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बना पा रहे हैं तो एक्स डी वाई। ठीक है ना? स्ट्राइप्स का मतलब समझिए कि 3 साइड से आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एक ही तरफ बस थोड़ी सी गुंजाइश हो। तो ये आपने, अब ये ऐसा कर्व है, मैंने बताया क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ये ऐसा कर्व है कि भाई ये ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी। क्लियर? तो हमने ऐसे ले लिया कि वाई डी एक्स 0 to a, तो ये मैंने दिखाया वाई डी एक्स 0 to a। अब y कहाँ से आएगा? y आएगा सर्कल की इक्वेशन से या गिवन कर्व की इक्वेशन से, y की जो भी वैल्यू आए। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं तो हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, तो इधर उधर करके सॉल्व करके y की जो वैल्यू आई वो हमने रखी। लिमिट्स हमें दिख ही रही हैं, 0 to a है, आप इंटीग्रेट कीजिए तो ये एरिया पाई ए स्क्वायर बाय 4 आया। एक क्वाड्रेंट आया है पाई ए स्क्वायर बाय 4, 3 और हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम वाई डी एक्स की जगह एक्स डी वाई में इसी के पैरेलल एक बार आपको करके दिखाना चाहूंगी। थोड़ा होच पोच तो यहाँ होगा कि एक्स डी वाई से भी हम इस एरिया को कर सकते हैं। एक्स डी वाई, एक्स डी वाई का मतलब 0 से शुरू होकर फिर वही y की वैल्यू y में चेंज आ रहा है ना, डी वाई का मतलब y में चेंज आ रहा है। भाई मोटी सी बात है, पीछे अगर y है तो लिमिट भी y की लेनी है, पीछे अगर x है तो लिमिट भी x की लेनी है। तो ये हो गया 0 to a। अब x की वैल्यू सेम उसी तरह आपने इस कर्व से निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट डी वाई 0 to a। अब इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाऊंगी मैं, क्यों नहीं दिखाऊंगी? इसको देखिए और इसको देखिए, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स डी एक्स हो, एफ टी डी टी हो, एफ जेड डी जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट डी वाई, लिमिट वही है 0 to a, तो इसका आंसर भी यही आएगा पाई ए स्क्वायर बाय 4। तो ये आपको मैंने बताया कि दिस इज ए सिमेट्रिकल कर्व और इसका कैसे हमने एरिया फाइंड करना है। कुछ एक एग्जाम्पल्स तो मैंने करा दिए, कुछ एक आधा क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बताना चाहूँगी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार लेक्चर को बड़े ध्यान से
स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देखें। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम। इतना मुश्किल नहीं है, बस यहाँ आपको एक दो मैंडेटरी कंडीशंस क्या हैं कि भाई आपको ना कर्व का जो कंसेप्ट है, कॉनिक सेक्शन बेसिकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किस शेप का कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसका कर्व कैसे बनेगा, वो एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये सारी बातें अगर आपको जितना ज़्यादा क्लियर होंगी उतना अच्छे से आप इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी इंटीग्रेशन की, तब मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी बताई थी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक्स, डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, और भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब मिलकर हरियाणा बोर्ड में 31 मार्क्स का सिलेबस कवर करते हैं, और जो कि 40% ऑफ 80 मार्क्स का पेपर होता है तो 40% कवर कर जाता है। तो आप बहुत आराम से अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले कराना चाहूँगी अदर एग्जाम्पल्स करने से पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ध्यान से पढ़ेंगे, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द एरिया, वो मैंने छोड़ दिया, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब ये कर्व जो है, ये अब मुझे तो पता है ये क्या है, आपको पता होना चाहिए ये क्या। ये तो लाइन से दिख रही हैं, ये x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। ये क्या है? पैराबोला है। कैसा पैराबोला है ये अब आपको याद रखना पड़ेगा। वाई स्क्वेयर है, जिस पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x होता है पैराबोला की इक्वेशन, अगर आपको याद है या नहीं है मैं बता दूं। तो जिस पैराबोला की इक्वेशन में y का स्क्वायर होगा, उसकी जो कर्व होगा वो x के सिमेट्रिकल होगा। क्लियर? तो मैं एक बार आपको इसका डायग्राम बना देती हूँ पहले तो, फिर हम इनका एरिया फाइंड करेंगे। अब आपको यही नहीं पता होगा कि ये कर्व क्या है, तो आप कहाँ तो डायग्राम बनाएंगे, कैसे लिमिट लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और ये हम 2-4 एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये कर्व समझ भी आ जाएंगे, याद भी आ जाएंगे। तो ये बनेगा भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स विच इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर? अब आगे पढ़े, x इज इक्वल टू 1, तो भाई ये तो 0 है, तो 1 कहीं यहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा। अब ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, क्षेत्र, एक रीजन का एरिया निकालें बाउंडेड बाय, बाउंडेड माने बंधा हुआ है वो हर तरफ से, किस किस से? इस कर्व से, x इज इक्वल टू 1 से, ध्यान देना है, x इज इक्वल टू 1 ये लाइन है, ओके। x इज इक्वल टू 4, ये भाई 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और कर्व को थोड़ा हम एक्सटेंड कर दें तो ये x इज इक्वल टू 4 है एंड x एक्सिस, और x एक्सिस के बीच में जो एरिया आ रहा है वो सारा एरिया आपने निकालना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? ये पैराबोला था, ये लाइन थी x इज इक्वल टू 1, ये लाइन थी x इज इक्वल टू 4 और ये x एक्सिस है। तो इस कर्व, इन 3 लाइनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है भाई? ये कंप्लीट एरिया ये आ रहा है, और ये कंप्लीट एरिया ये भी तो इस कर्व और x एक्सिस के बीच ही आ रहा है, कहीं भी इसका पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट मेंशन नहीं है। तो अब क्या करें, अब दोनों निकालें क्या? फिर वही बात आ जाती है, ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमेट्रिक कर्व हैं, एक एरिया निकाल के उसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। तो अब आप लिखेंगे कैसे इसको? सबसे पहले आप लिखेंगे कि गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x विच इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, या विच इज ए पैराबोला। देखिए एग्जैक्ट जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो तो क्या कहती है कि विच इज अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड पॉजिटिव x एक्सिस एंड वर्टेक्स एट 0 0। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए विच इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, ये भी बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें।
विच इज ए राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट origin. Okay, clear? X is equal to 1 is a line parallel to y axis and x is equal to 4 is a line parallel to y axis. तो x is equal to 1 and x is equal to 4 are the lines parallel to y axis. Clear? अब इसको नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी कुछ भी नेमिंग कर दीजिए, A B C D E और भाई ये कर दिया मैंने F. क्लियर? तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? A B C D E और A, ये नहीं है, ये है. ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया A B C D E F A पे शुरू, A पे ख़त्म, इससे गलती नहीं होती है. A B C D E F A, ये एरिया हमने निकालना है. बट दिस कर्व इज सिमेट्रिकल, बट पैराबोला इज सिमेट्रिकल. ये लाइन बल्कि हम ऊपर ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इसी को हम कवर कर लेंगे. तो यहाँ लिख दीजिएगा कि बट पैराबोला इज सिमेट्रिक. ये बात ऊपर भी लिख सकते थे आप यहाँ राइट हैंडेड की जगह. सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. तो ये एरिया डबल हो जाएगा किसका? ए बी सी एफ ए का. डबल ऑफ एरिया ए बी, इसका आप पॉजिटिव निकाल देते, पॉजिटिव बहुत इजी पड़ता है. तो ए बी सी एफ ए यानी ऊपर ऊपर वाला एरिया, ये सारा आप ऐसे ले लीजिए, इस सारे एरिया का हम डबल कर देते हैं. तो ए बी सी एफ ए. अब इस एरिया को फोकस कीजिए, नीचे वाले को भूल जाओ भाई. आप चाहो, आपसे गड़बड़ हो रही हो तो आप चाहो तो इसका डायग्राम एक बार फिर बना लो. ये लो, बन गया. अब ये क्या हो गया? 1 जो मैंने ए की जगह ले लिया, ये हो गया 4 जो मैंने बी की जगह ले लिया. और ये स्ट्राइप्स आएंगी तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 1 से 4 तक. तो ये क्या बन जाएगा? y dx 1 से 4. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, डायरेक्ट कर रही हूँ अब मैं, छोटा सा क्वेश्चन है. 2 टाइम्स 1 to 4 y dx. y किसका? पैराबोला का. आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें 2-2 3-3 कर्व होंगे, तो वहाँ हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि y वैल्यू फ्रॉम पैराबोला, y वैल्यू फ्रॉम सर्कल, या y वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट कर्व, y वैल्यू फ्रॉम सेकंड कर्व. तो यहाँ तो y अपना एक है, y नहीं है, ये y स्क्वायर है. अब जो y स्क्वायर है वो x है, तो y क्या हो जाएगा? रूट x, पॉजिटिव वैल्यू. तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स. भाई रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2. और x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन दैट इज़ वेरी वेरी इजी. 2 इंटू एक्स इज टू पावर 3/2 बाय 3/2. 3/2 को उल्टा करिएगा तो वो बन जाएगा 2/3 बिटवीन द लिमिट्स 1. ये हो जाएगा 2 2 4/3. और जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो 4 इज टू पावर 3/2 माइनस 1 इज टू पावर 3/2, ये तो 8 हो जाएगा. 4 की पावर 1.5 है. तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 क्यूब 8 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा. 1 इसकी पावर आप कितनी भी ले लीजिए वो 1 ही आता है. तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 8 माइनस 1. 8 में से 1 7, 7 4 जा, ये आ जाएगा 28/3 स्क्वेयर यूनिट्स. तो ये आपका कंप्लीट एरिया हो जाएगा बाउंडेड बिटवीन दीज 2 कर्व्स. तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, वेट ए मिनट, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में. कई बार क्या होता है कि ये मैंने किस लिए बुक मैंने देखी है कि मैं ये क्वेश्चन जब भी करा रही हूँ तो हमें जो आपको आंसर मिलेगा ना वो ये दे रहा है सिर्फ 14/3. ये वाला नहीं लेता है, कवर करता है. बट एज पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दिस कर्व लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस. तो x एक्सिस अपना ये हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू मी ये एरिया भी आपका इसी में कवर होता है. ठीक है, तो ये एरिया भी भाई इसी में कवर होगा. तो हम इसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे. आपका जो आंसर है वो 14/3 आता है. क्लियर है? 14 अगर यहाँ लिखा होता कि ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम केवल इस एरिया को लेते.
अब ये कह रहा है कि दोनों पूरा कर्व, तो भाई ये कर्व तो यहाँ तक भी आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 4 है, और x एक्सिस के बीच में तो बाउंडेड तो ये भी है, तो हम कंप्लीट एरिया लेंगे और वो एरिया आएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप 2-4 क्वेश्चन इसके ट्राई कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बेटा।